जय हिंद बच्चों। क्लास 11th का आज हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। मोशन इन प्लेन का हमने पहले कल के जो लेक्चर था उसमें यूनिट वेक्टर स्टडी कर लिया था हमने। आज हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट पॉइंट मीन्स नल वेक्टर। देखो नल वेक्टर सिंपली जैसे कि आपको दिख रहा होगा क्या कहना चाह रहा है ये ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, ज़ीरो हो। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो ज़ीरो और उसकी जो डायरेक्शन है वो आर्बिटरी डायरेक्शन होगी। आर्बिटरी डायरेक्शन का मतलब होता है कि इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होगी, जैसा मतलब कुछ भी हो सकती है। आर्बिटरी वर्ड का मीनिंग होता है सिंपली मनमानी, यानी कि अपनी मर्जी से कहीं भी डायरेक्शन इसकी हो सकती है। तो ये हो गया इसका डिस्क्रिप्शन नल वेक्टर का। इसका एक तो मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगा, दूसरा इसकी डायरेक्शन आर्बिटरी होगी। और इसी वेक्टर को हम क्या कहते हैं, ज़ीरो वेक्टर भी कहते हैं। इस वेक्टर को हम जीरो वेक्टर भी कहते हैं, जैसे कि क्लियरली आपको यहाँ शो हो रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इक्वल वेक्टर्स। देखो कोई भी वेक्टर जब इक्वल होंगे तो वो दो कंडीशन के बेस पर इक्वल होंगे। इसमें पहली कंडीशन होगी मैग्नीट्यूड की और दूसरा होगा डायरेक्शन की। तो अगर उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, इक्वल है, सेम है, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, इक्वल वेक्टर। सिंपल है। जैसे कि सपोज दैट दो वेक्टर हम कंसीडर कर रहे हैं, ये दो वेक्टर हैं और ये दोनों वेक्टर दो इक्वल पैरेलल लाइंस में ड्रॉ कर रहे हैं। इस तरह से एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। अब यहाँ पर क्या है, इनका मैग्नीट्यूड हम एज्यूम कर ले रहे हैं बस। मैग्नीट्यूड ए है इसका भी और इसका मैग्नीट्यूड भी ए है। अगर हम ये एज्यूम कर लेते हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड हो गया सेम। अब डायरेक्शन की बात करें तो वो भी सेम ही है। देखो डायरेक्शन सेम आपको दिख रही होगी। इस कंडीशन के बेस पर हम कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, दोनों वेक्टर हैं इक्वल वेक्टर। ये सिंपल इसका डिस्क्रिप्शन है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, देखो नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर देखो एक चीज़ और यहाँ पर देख लो, व्हेन वी डिस्प्लेस वेक्टर पैरेलल और टू इटसेल्फ देन द वेक्टर डज नॉट चेंज सच अ वेक्टर नोन एज फ्री वेक्टर। देखो ये पॉइंट जो हमने कहा है, ये इसका मतलब है यहाँ पर कि व्हेन वी डिस्प्लेस अ वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ, हम ऐसे वेक्टर को अगर डिस्प्लेस करें कि वो खुद से ही पैरेलल हो, तो इस तरह के जो पैरेलल वेक्टर हैं वो देन द वेक्टर डज नॉट चेंज, तो ये क्या है, वेक्टर चेंज नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो इस तरह के वेक्टर को हम कहेंगे फ्री वेक्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर नेगेटिव वेक्टर। देखो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है कि हमारे पास मान लीजिए दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर हैं, तो क्या है, एक वेक्टर जिसकी डायरेक्शन कुछ है और दूसरा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन कुछ है। अब कुछ मतलब अगर दो वेक्टर हैं जिनकी मैग्नीट्यूड तो इक्वल होने चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम इस तरह के वेक्टर को क्या कहेंगे, द वेक्टर्स आर नोन एज नेगेटिव वेक्टर। इस तरीके से जैसा आपको दिख रहा होगा, ये इस तरह से मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये आपका कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर वेक्टर्स कैसे होते हैं कि ऐसे वेक्टर जो कि सेम लाइन पर हों या फिर पैरेलल लाइंस पर हों। सेम लाइंस पर हों यानी कि ये लाइन जा रही है एक और इसी के आगे एक और हम वेक्टर बना दूं तो ये वेक्टर हो गए, दोनों सेम लाइन पर हैं। या फिर मैं कह दूं ये वेक्टर एक लाइन ये जा रही है और एक ये जा रही है लाइन, तो ये हो गया आपके सेम लाइन पर। इसे कहते हैं हम कोलीनियर वेक्टर। इन वेक्टर्स में इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनकी डायरेक्शन कैसी है, बट ये होना चाहिए कि दोनों पैरेलल होने चाहिए या फिर एक सेम लाइन पर होने चाहिए, इस तरह से कुछ। ठीक है। अब अगर हम बात करें, अगर ये जो वेक्टर हैं इनकी डायरेक्शन सेम होती है, ये इस तरह से, ये पैरेलल होते हैं इस तरह से, अगर तो सेम डायरेक्शन है और पैरेलल है तो इनको हम पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है। और अगर यही वेक्टर की डायरेक्शन आपकी डिफर है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। मीन्स इस तरह से ये आपकी डायरेक्शन जा रही है और एक ये जा रही है, तो इसे हम कहेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। सिंपल है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट है आपका कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, ये वेक्टर ऐसे वेक्टर हैं जो एक ही प्लेन में होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई प्लेन है, इसी प्लेन में एक ये वाला वेक्टर है, इसी प्लेन में एक ये वाला वेक्टर है, यहाँ पर एक और ये वाला वेक्टर है। तो इन तीनों वेक्टर को हम मिक्सअप फॉर्म में क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर, क्योंकि ये एक ही प्लेन में आ रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर, यहाँ इन्होंने दिया है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो,
सेम होना चाहिए, जिनका इनिशियल पॉइंट कैसा होना चाहिए, सेम, उसे कहते हैं हम को इनिशियल वेक्टर। तो ये सिंपल सा डिस्क्रिप्शन है को इनिशियल वेक्टर का। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इनका जो इनिशियल पॉइंट है ओ बी, और ए का इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ बी, और ए का इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ। तो इसे हम क्या कहेंगे, इन दोनों वेक्टर को इनिशियल वेक्टर। अब बात कर लेते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमने पहले भी पढ़े थे, यूनिट वेक्टर को हमने स्टडी किया था, जिसको हम आई, जे और के इनसे डिनोट करते थे। अब इन वेक्टर को देखें तो यहाँ पर ये इन तीनों डायरेक्शन पर डिपेंड करते हैं कि अगर कोई वेक्टर है यूनिट वेक्टर 3 और वो इस तरीके से परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, तो इस तरह के वेक्टर को हम कहेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर कैसे होते हैं, जिनका इनिशियल पॉइंट, मतलब ये इनिशियल पॉइंट क्या हो, फिक्स हो। ये वेक्टर जा रहा है, ये इनिशियल पॉइंट है, ओ से डिनोट कर रहे हैं हम, ये ए है, तो ये क्या है आपका पॉइंट फिक्स है। इस वेक्टर को हम कहेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर। अब बात करें नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर की, तो नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होते हैं आपके, जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉट फिक्स, इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता, उसे कहते हैं हम लोकलाइज्ड, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। तो ये सिंपल सा डिस्क्रिप्शन था हमारे कुछ पॉइंट्स का। ये जो पॉइंट्स हम लोग ने स्टडी करे हैं, तो इन पॉइंट्स को आप लोग प्रॉपरली स्टडी करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। सिंपली इनमें दे दिया जाता है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो डिफ़ाइन करने के लिए डायरेक्ट आपको दे देंगे और आपने इसको प्रॉपरली डिफ़ाइन करना होगा। नेक्स्ट वेक्टर्स की टाइप्स की हम बात करें तो यहाँ पर और वेक्टर्स हैं, जिसमें पहला है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आपका आएगा, देखो पोजीशन वेक्टर क्या डिफाइन करता है, ये बताता है कि ऐसा वेक्टर है विच गिव्स द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपने देखा होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरीके से होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने देखा होगा यहाँ पर, एक मिनट। तो पोजीशन वेक्टर की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से पोजीशन वेक्टर आप शो कर सकते हो, जैसे कि आपको दिख रहा है। पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन से आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये कहाँ यूज़ किया जाता है। इस वेक्टर को हम किसी भी वेक्टर की पोजीशन बताने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो एक वेक्टर है, कोई वेक्टर है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका यहाँ वर्क करेगा, ये वाई डायरेक्शन हो गई और ये एक्स डायरेक्शन हो गई, यहाँ पर आपका ओ ए ये है। तो ये ओ ए जो वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर हम आर से डिनोट करते हैं, जो एक्स वाई प्लेन में है, जो डायरेक्शन भी दिखा रहा है। देखो अब पोजीशन वेक्टर किसी भी वेक्टर के में हमें दो तरह की इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है, पहली देता है कि बताता है कि वेक्टर ओरिजिन पॉइंट ओ से कितने डिस्टेंस पर है, डी कितने डिस्टेंस पर है, पहली चीज़ ये बताता है। और दूसरा बताता है कि ओरिजिन के साथ कितनी क्या डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन मीन्स ये थीटा वगैरह कितनी डायरेक्शन बना के चल रहा है, ये कितना एंगल बना के चल रहा है, ये बताता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो हमारा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये बताता है कि इसकी पोजीशन में टाइम के अकॉर्डिंग, पोजीशन में टाइम के अकॉर्डिंग कितना चेंज आया है, टाइम के अकॉर्डिंग कितना चेंज आया पोजीशन में। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि आपकी ऑब्जेक्ट की कोई इनिशियल पोजीशन है, वो ऑब्जेक्ट यहाँ से गई और इधर जाकर फिर वो यहाँ इस पोजीशन पर आ गई, तो ये जो डिफरेंस, इसकी पोजीशन के बेस पर जो डिफरेंस हमको दिखा, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यही चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं अपने इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की में। मान लीजिए आपके पास एक वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो ये एक्सिस के बेस पर हमारे पास दो वेक्टर्स की पोजीशन है, इस तरह से r1 और ये r2। इनके पॉइंट्स का जो डिफरेंस है यहाँ पर, ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर, पोजीशंस का डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर ये होगा। देखो r1 को अगर हम शो करना चाहें, जो r1 पोजीशन है वो r1 वेक्टर पोजीशन वेक्टर है ना, इसकी पोजीशन को शो करना चाहें तो हम कह सकते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप, इस तरह से हम शो कर सकते हैं। सिमिलरली हम अगर R2 को शो करना चाहें तो यहाँ लिखेंगे हम x2 i कैप
प्लस y2 j कैप, इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, डेल्टा आर के फॉर्म में डिफरेंस आएगा, और आर डेल्टा आर में से हम आर टू को हम आर वन में से माइनस करेंगे। ये डिफरेंस को माइनस करेंगे तो यहाँ पर एक और इक्वेशन बन के मिलेगी आपको, इसको हम कहेंगे x2 माइनस x1, ये i प्लस y2 माइनस y1, ये j। इस तरह से आपको एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर मिल जाएगा, ये डेल्टा आर। ठीक है, यहाँ अगर आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहो तो क्या करना है, सिंपली डेल्टा आर पर इस तरह से मोड लगा देंगे तो सारी जो कंडीशन थी आई जे की, उसमें आपका अंडर रूट इस तरह से लग जाएगा, और x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, कुछ इस तरह से आप निकाल लोगे अंडर रूट के अंदर। और यही चीज़ अगर आप तीन कोऑर्डिनेट्स के बारे में निकालना चाहते हैं 3 डायमेंशन के लिए, तो वहाँ पर आपको सिर्फ z वाला टर्म इंक्लूड कर देना, बाकी ये चल रहा था सब वही चलता रहेगा, इसके साथ z2 माइनस z1 का स्क्वायर, कुछ इस तरह से इंक्लूड कर देना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आगे की ये स्टडी करेंगे हम और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।